नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र कात्यायन और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल, जो हमारे साथ संवाद कर रहे हैं दिल्ली से। गोयल जी, आज हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री सदन में आए नहीं, जबकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, धन्यवाद प्रस्ताव के बाद, एलओपी के साथ चर्चा करने के बाद नियम यह है कि सदन में सदन के नेता चर्चा पर अपना वक्तव्य देते हैं और ये इतिहास में पहली दफे हुआ कि सदन नेता यानी प्रधानमंत्री संसद में नहीं आए, लोकसभा में नहीं आए और उस पे कारण बताया, जो लोकसभा अध्यक्ष ने कारण बताया कि प्रधानमंत्री को संसद में खतरा था और वो भी खतरा महिला सांसदों से था, अपने उनके सांसदों से था। तो इस पे बताइए, आप तो दिल्ली में हैं, संसद के बहुत करीब हैं, कैसे आप इसको देखते हैं? ये क्या हुआ? ये तो हमने तो अपनी पत्रकारिता में पहली दफे देखा कि सदन में नेता अपनी बात रखने ना आया हो, ये पहली घटना है। तो ये कैसे आप इसको देखते हैं? राजन जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। देखिए, मैं तो पिछले 14 साल या 10, 11, 12 साल जो उनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हुए हैं, मैं पहले शुरुआत से ही देख रहा था कि जिस तरीके का रवैया 2019 के बाद से अब तक के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार कहें, इनका रवैया कुछ सबसे बदला हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री पद पे वो जरूर हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री बनते। उन्होंने कभी इस बात का एहसास नहीं कराया कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब इस चीज को इस तरीके से समझिए कि कोई भी चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री उसमें भारतीय जनता पार्टी का जिताने के लिए जाते हैं, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब सबके प्रधानमंत्री हैं। यह हमेशा, आप चाहे विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, अगर उनका बस चले तो कारपोरेटर के चुनाव में भी जाए। अब ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सदन में कहता था कि एक अकेला सब पर भारी, आज उसकी हिम्मत इतनी नहीं हो पा रही है कि वो संसद में जाकर राष्ट्रपति के अभिभाषण पे आभार प्रकट कर सके, समापन कर सके। तो आप उनकी बहादुरी का आंकड़ा अब लगा सकते हैं कि किस तरीके के वो बहादुर हैं। 56 इंच की बात करते हैं और महिला सांसदों के आक्रमण से डर जाते हैं। ये आरोप लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहते हैं कि उनको कुछ अप्रत्याशित होने की आशंका थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ओम बिरला वो लोकसभा स्पीकर है कि प्रधानमंत्री के एडवाइजर हैं। उनके इस वक्तव्य पे ही लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वो लोकसभा के स्पीकर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और प्रधानमंत्री और मोदी सरकार के लिए वो एक कवच का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा में आने से उनको कोई डर नहीं लगता, उनके ऊपर कोई भी बात नहीं साबित होती। वहीं दूसरे दिन राज्यसभा में वो जाकर अपना भाषण देते हैं, 1.5 घंटे तक लगातार बोलते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए, राज्यसभा में जैसे ही बोलने लगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे की अपील के बाद सारा विपक्ष गायब हो गया और वहां तो केवल अब ताली बजाने वाले लोग रह गए ना, वहां कोई विरोध करने वाला तो है नहीं। वहां वो बेधड़क 1.5 घंटे तक अपना भाषण लेक्चर देते रहे। तो मेरे को तो लगता है कि प्रधानमंत्री की छवि धीरे धीरे कम होती जा रही है। 5 साल तो उन्होंने राज किया, चलिए कुछ अच्छे काम किए, कुछ बुरे काम किए। 19 के बाद दोबारा में जब वो आए तो उन्होंने फौजियों के नाम पर, शहादत के नाम पर वोट मांगे, लोगों को बरगलाया बहलाया कि पहले 2 करोड़ जॉब देंगे, 15 लाख देंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इन सब बातों को अब उनको लगता है कि जनता उनकी बातों को सीरियसली लेती नहीं है। वो अब कुछ भी कह सकते हैं। आप उनके भाषण को देखिए, भाषा शैली को देखिए,
तो ऐसा लगता नहीं कि वो किसी भारत जैसे गुट निरपेक्ष देश का प्रधानमंत्री ऐसी भद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता है। तो मेरा तो यही मानना है कि अब वो संसद में अपोजिशन का सामना करने में अपने आप को कमजोर पाते हैं। ठीक कहते हैं राहुल गांधी ने ठीक कहा कि अब वो अमेरिका के आगे कंप्रोमाइज्ड है, अमेरिका के आगे उनकी चलती नहीं है, बल्कि जो कुछ भी आदेश आता है वो नतमस्तक हो जाते हैं। एक तरीके से डरा हुआ प्रधानमंत्री हमारा देश का, और विपक्ष अब उनकी कमजोरी को समझ गया है। इस चीज को आप नहीं, मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। आप याद करिए 2014 के बाद जब सरकार बनी थी और पहली बार लाल किले पे झंडा फहराना था, तो एक व्यवस्था थी कि हमारा पीएम एक शीशे के कैबिनेट में भाषण देता था, क्योंकि आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही थी, तो एक कैबिनेट बनाया जाता था जो बुलेट प्रूफ होता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जब आए थे, पहली बार बने थे, तो उन्होंने वो ग्लास हटवा दिया था, बोले कि नहीं, इस ग्लास की जरूरत नहीं। तो देखिए, तो फिर प्रधानमंत्री अब संसद में इतने असुरक्षित कैसे हो गए? और 14 साल से अब 2 बार से इन्हीं की रिजीम है, भारतीय जनता पार्टी की रिजीम है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और फिर सांसद तो अपने इनके होते हैं। सांसद ठीक है दूसरी पार्टी का है, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे हैं और सांसद भी हमारे हैं, और जो सांसद है संसद में वो भी प्रधानमंत्री के हैं। तो फिर कैसे, मतलब ये दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी कैसे हैं? एक तरफ इतने बहादुर प्रधानमंत्री और संसद में कैसे खतरा? और अगर खतरा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, केवल कह के निकल जाना ये कहां तक जायज है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये, अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक है, जो व्यवस्था देखता है वो भी तो सरकार का ही हिस्सा है ना, संसदीय मंत्री तो उनके ही है जी, ना। हाँ, तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर ये चूक हुई तो संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा होता है। और सबसे बड़ी चीज है, अगर जिन महिला लेकिन कोई नहीं, तो वो तो दिया, संसद में तो आपको रोक रहा हूँ, संसद में तो सांसद होते हैं, और सांसद प्रतिनिधि हैं, जनता से चुने हुए। क्या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि क्या इतने खतरनाक हैं? आतंकवादी हैं क्या है जो इतना खतरा है प्रधानमंत्री को? क्या मतलब एक सामान्य अपराधी से भी ज्यादा बड़ा अपराधी हो सकता है क्या संसद में, और वो भी महिला सांसद? ये बड़ा सोचने का प्रश्न है, हमारे आपके लिए भी प्रश्न है। और इस पे तो मैं तो कहता हूं कि वो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जिनकी जिम्मेवारी है कि वो संसद को चलवाएं, सदन को चलवाएं, वो इस पे जांच बिठाएं और उसको ऐसे छोड़े नहीं। वो तो उसको फाइंड आउट करें कि इतना आतंकवादी, इतना खतरनाक कौन संसद सदस्य है। ये तो एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। मेरा कहने का मतलब ये है, प्रधानमंत्री हमारे डरते नहीं है, और पता नहीं कैसे उन्होंने मान ली बात। प्रधानमंत्री ने, ये अचंभा लग रहा है, ये अचरज की बात है, प्रधानमंत्री ने मान कैसे ली उनको, ये भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप इसको समझाइए। क्या ओम बिरला और प्रधानमंत्री एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? सबसे बड़ी बात है, अगर ये चूक हो रही है तो उन लोगों के खिलाफ में पुलिस केस क्यों नहीं हुआ? जिन सांसदों पर, महिला सांसदों पर यह आरोप लगाया जा रहा है, इतनी गंभीर बात हो रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की पर हमले की बात हो रही है, अप्रत्याशित वारदात होने की बात ओम बिरला कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने उन महिला सांसदों के खिलाफ में क्यों नहीं एफआईआर कराई, क्यों नहीं जांच बैठाई? सबसे बड़ी चीज है कि विश्व गुरु बनने वाला देश, हमारे प्रधानमंत्री जो कि विकसित भारत का सपना लोगों को दिखा रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक होती है और सरकार कुछ नहीं करती है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री क्यों नहीं इस पे अपना वक्तव्य दे रहे हैं? जांच का विषय है, ये तो बहुत ही गंभीर बात है कि किसी सामान्य व्यक्ति की बात थोड़ी है। और दूसरी चीज, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में आम आदमी की सुरक्षा पर कैसे विश्वास किया जाए? ये मेरा वक्तव्य है कि संसद के अंदर सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि जब भी हम संसद पे हमला हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी संसद पे हमला हुआ। जब भी गुजरात में हुआ तो उस समय भी जो इस वक्त प्रधानमंत्री है, उस समय वहां पे मुख्यमंत्री थे। यानी कि जो भी कुछ देश पे हमला होता है, देश की संस्थाओं पे हमला होता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें क्यों होती हैं? ये गंभीर सोचने का विषय। जी जी जी, चाहे हमला आंतरिक हो, संसद के अंदर से हो या संसद के बाहर हो,
जिम्मेदारी संसद की है या सत्र चलाने वालों की है, और लोकसभा अध्यक्ष है, उन्हीं का शासन और प्रशासन चलता है लोकसभा के अंदर। मैं मानता हूं जी कि संसद सदस्य से क्या खतरा हो सकता है, इतनी हाई सिक्योरिटी में हमारी संसद रहती है, कोई भी वहां जा नहीं सकता, सांसदों के अलावा उसमें कोई जा नहीं सकता, सबके पास बने होते हैं, और फिर वहां कोई किसी तरह की वस्तु लेके नहीं जा सकता, कोई हथियार लेके नहीं जा सकता, और उसके बाद भी वहां पे मार्शल होते हैं, अगर हो हल्ला होने की गुंजाइश होती है या चर्चा की होती है तो वहां मार्शल होते हैं, वो खत्म कर देते हैं। ऐसा क्या खतरा है जो प्रधानमंत्री, इस इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री, बहादुर प्रधानमंत्री अपनी संसद में सांसद से, अपने ही सांसद से डर की वजह से नहीं आया, ये तो बड़ा हास्यास्पद है। और मुझे देखिए तो लगता है कि ये डर, जैसा आपने कहा कि कई तरीके का है, विपक्ष हमलावर है, जहां तक मैं समझ रहा हूं विपक्ष हमलावर है। जब 2 दिन 3 दिन से एलओपी को बोलने नहीं दिया गया, और जब केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आप क्यों शोर कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हमको किताब दिखानी है, किताब में लिखे हुए अंश दिखानी है, जो कि देश के पूर्व रक्षा आर्मी सैन्य चीफ थे। अधिकारी प्रमुख रहे, हाँ आर्मी चीफ, नरवणे, आर्मी एमएम चीफ। नरवणे की किताब जी जी जो लिखी है, जो कि किताब अभी पब्लिश होके अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है रक्षा मंत्रालय के, वो बाहर नहीं आई है, लेकिन किताब छप चुकी है। तो पहले रक्षा मैं मंत्री ने कहा कि किताब छपी नहीं है, अब राहुल गांधी दूसरे दिन किताब लेके किताब दिखा दी। एडिशन तो लेके एक आ तो वो गए। खतरा, दूसरा जी जी खतरा एपस्टीन की फाइल, जिसमें बड़े बड़े अमेरिका के बिल अभी क्लिंटन, मोदी उसकी का ही नाम पत्नी, है। उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा। हम्म, ब्रिटेन के शाही घराने के जो उसका नाम आया तो उसको घर से एक्सपेल्ड कर दिया गया। और हम्म, भी कई राष्ट्राध्यक्षों या बड़े बड़े लोग आए तो कई कंट्रीज में उनको बाहर किया गया, उनको इस्तीफे देने पड़े। तो दूसरा जी जी एपस्टीन फाइल पे चर्चा हो सकती थी। तीसरा जो अभी अमेरिका से समझौता हो रहा है, उसमें क्या हो जी रहा है, तो कह रहे हैं, ये फिर विपक्ष आरोप लगा रहा है ये किसान विरोधी है, उस पर चर्चा होनी थी। तो हमें तो लगता है कि ये खतरे कई तरह के थे। इस पे आपको क्या जी कहना जी है? यही यही मुझे भी यही लग रहा है कि खतरे तो ये हैं, असली खतरे, ऐसा प्रतीत आपको होता है गोयल जी। आपको एक दिलचस्प बात बता रहा हूँ कि एक टीवी चैनल की डिबेट पर एनडीए के घटक टीडीपी के एक सांसद दीपक रेड्डी ये विवादित बयान देते हैं कि उन महिलाओं के पास कोई हथियार नहीं था, ये तो हम मानते हैं, लेकिन उनके पास दांत तो थे। एक विवादित बयान दिया उस संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति ने कि महिलाओं के पास जब हथियार नहीं होते हैं, कहीं वो प्रधानमंत्री को काट तो नहीं लेती। ये इतना क्या वाहियात क्या और दिया, बिल्कुल। क्या सर रिपीट करिए, क्या क्या कहा? उन्होंने कहा कि महिलाओं के पास दांत तो होते हैं दांत होते, किसी संसद ने कहा है? संसद ना। ने? हाँ, दीपक रेड्डी ने, दीपक अच्छा रेड्डी जो भी टीडीपी का सांसद है, अच्छा अच्छा उसने अच्छा। ये बयान दिया। तो एक तो टीडीपी की भी जग हसाई हो रही है, और सांसद के खिलाफ में तो ट्रोलिंग शुरू हो गई है कि आप इतनी हाँ वाहियात कैसे रख सकते हैं जी कि जी एक जी। तरफ तो आप विश्व गुरु बनने जा रहे ये हैं तो और वहीं बड़ा ही पे हास्यास्पद बयान है ये। ऐसा अगर कहा गया है दांत तो होते जी, हैं, क्या बात है भाई? जी, यानी कि इसका मतलब कि जो हम चुन के भेज रहे हैं वो राक्षस चुन के जी। भेज रहे हैं। नहीं नहीं वो संसद देखिए जिसको सांसद या किसी मान पार्टी लीजिए। का चुना जाए, हाँ एनडीए का चुना जाए, कांग्रेस का चुना जाए, भाजपा का चुना जाए, टीडीपी का चुना जाए, तृणमूल का चुना जाए, सांसद को तो जनता चुन के भेजती है, किसी का वो जी जी संसद तो संसद का होता है सांसद तो। जी क्या जी ऐसे लोग चुन के ये जा रहे हैं? सबसे बड़ी चीज है। एडीआर की रिपोर्ट भी यही बता रही है। हाँ, एडीआर की रिपोर्ट भी यही बता रही है, कम से कम 70% लोगों का रिकॉर्ड आपराधिक है, गंभीर आरोप में वो लोग मामले चल रहे हैं। वो अपने हाँ, जब तो लोकसभा का चुनाव दे होता है तो वो अपना बाकायदा हलीफनामा दे के चुनाव आयोग में भेजते हैं। तो हाँ, ये बात भी साबित है कि राजनीति में अब वही लोग आ रहे हैं जो अपराधी हैं। पहले हाँ, अपराधी राजनेताओं के लिए चुनाव लड़वाते थे, उनको जिताने के लिए अपना बल प्रभाव करते थे। अब लेकिन अब वो समझदार हो गए हैं। उनका कहना है कि हम दूसरे के लिए क्यों चुनाव लड़वाएं, हम्म, दूसरों के लिए क्यों अपनी जान जोखिम में डालें। अब हम खुद अपराधी हैं तो क्या हुआ, पार्टी सरकार सभी राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट दे रही और वो जीत जाते हैं। सबसे बड़े अफसोस की बात तो यह है, पहले अपराधीकरण होता था राजनीति का, अब अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया है। आप देख हम्म, लीजिए पिछले कई चुनावों में देखिए
ऐसे ऐसे अपराधियों को टिकट मिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत जाते हैं। सबसे बड़ी मूर्खता तो ये है कि जनता उनको जानते बूझते वोट देती है, और सबसे ज्यादा निष्क्रिय तो चुनाव आयोग है। ऐसे लोगों को चुनाव में लड़ने की परमिशन क्यों देते हैं? जी ये जी, काम चलिए तो वो एक समस्या है कि चुनाव में कैसे लोग आ रहे हैं, उनका क्या हाँ, बैकग्राउंड है, वो एक समस्या है चुनाव आयोग की है, या वो एक नियम है, किस नियम के तहत कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब वो संसद सदस्य बन के आ गया, तो कम से कम जी संसद का तो ये कर्तव्य है कि सत्र तो चले, उसमें एलओपी को बोलने दिया जाए, जो नेता विपक्ष है उसको बोलने दिया जाए, और अभिभाषण, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण, धन्यवाद पे जो अभिभाषण के बाद जो चर्चा होती है और नेता सदन अपनी बात को रखता है चर्चा के बाद, वो होनी चाहिए। यहाँ तो चर्चा ही नहीं हुई, तो बात जी रखने का क्या सवाल हुआ? एलओपी बोल ही नहीं पाए, स्थगित होती रही, और उसके बाद हमारे नेता आके ये चीज कह देते हैं कि साहब खतरा है, वो बोलने नहीं आए, तो हमारी तो बात आ ही नहीं पाई। संसद सदस्य क्या होता है? आम नागरिक का तो प्रतिरोध करता है, हमारी आपकी बात को तो रखता है। तो न जी तो हमारी बात को वो रख पाया, न सुन पाया, न नेता को सुन पाया, न प्रधानमंत्री को सुन पाया। तो ये तो सबसे बड़ा है कि हमारे साथ तो ये अपघात ये हो रहा है कि इसकी बात कह के, और हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ये एक जी नागरिक के तौर पर हमारा नुकसान है। हमारा संसद सदस्य नहीं बोला, या हमारा प्रधानमंत्री नहीं बोल पाया, वो किसी पार्टी का हो, किसी को हो, है तो प्रधानमंत्री आखिर हमारा, वो अपनी बात को रखता, जो आरोप है उनको रखता, कम से कम अच्छा बुरा जो भी रखता, कम से कम रखने का मौका मिलता, और हम तो वंचित रह गए ना। तो एज ए नागरिक हमारा मैं तो 2 लाइनों में अपना हक वक्तव्य मारा पूरा गया करूंगा। सर, मैं तो ये समझता हूँ। हाँ, मैं 2 लाइनों में अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ कि देखिए, पिछले 2014 से लेकर 2025 तक का 24 तक का जो जितने भी चुनाव हुए, पहले 2000 से 14 में जो विपक्षी दल आए, उनकी संख्या भी इतनी नहीं थी कि कोई विपक्ष का नेता विपक्ष भी चुन लिया जाए। दूसरे चुनाव में भी यही स्थिति रही, 2 चुनाव तक कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा। तीसरे चुनाव के में जब 2024 में चुनाव होता है, तो इतने सांसद हो जाते हैं उनके विपक्ष के कि वो एक नेता एलओपी बना सके, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तैयार। ये पहली बार हुआ। और दूसरी चीज, इस पहली बार में जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को इतना सबक सिखा दिया है कि अब आपकी बातों में लोग आने वाले नहीं है, संसद में सवाल किए जाएंगे। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्य ये चाहते ही नहीं कि सदन चले। वो अपनी सरकार में भी बहुबल में है, लेकिन इसके बावजूद वो उत्पात करते हैं कि ताकि नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सांसदों की बात ही ना सुनाई दे। उनका मतलब यह है कि जब भी कोई विपक्ष का नेता खड़ा होता है तो हो हल्ला करके वो संसद को विकसित करने की कोशिश करता, और एलओपी वो निष्पक्ष नहीं रहते। सॉरी, सभापति या चेयरमैन या अध्यक्ष लोकसभा के, वो एक बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह वहां पे काम करते हैं। विपक्ष को चुप कराने में उनकी भूमिका रहती है। मेरा आज के विषय में यही मेरा एक राय है कि जी जी पिछले जी 14 साल में 12 साल में भारतीय जनता पार्टी का अब सूर्यास्त होता दिख रहा है। जी जी जी, बिल्कुल आपकी बात आई विनय जी। विनय जी, आप आए, आपने अपनी बात को चर्चा में रखा, और आपका कहना ये है कि लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं होता है, चुनाव पार्टी के द्वारा जाता है, लेकिन जब वो कुर्सी पर आसीन हो जाता है तो वो सारे सांसद उसके होते हैं, उसको समदर्शी होना चाहिए, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, और सांसदों की बात को सुनना, उनकी बात को, उसको सत्र को चलाना उसकी जिम्मेवारी होती है। और ये अब धीरे धीरे इसकी गर्मा गिरती जा रही है, जो कि पहले नहीं थी, ये बात सामने आई। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। अगली बार हम नमस्कार। फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।